जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे तुर्क इन्वेजन इन इंडिया। भारत पर तुर्क का आक्रमण। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अरब इन्वेजन पढ़ा था, ठीक, जिसमें हमने देखा था कि अरबों ने किस तरीके से भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, 711 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक, वो आक्रमण किया था। कहाँ पर? सिंध पे। ठीक, और दाहिर को उसने हराया था। ठीक, आज जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं तुर्क इन्वेजन। ठीक, अब देखिए, तुर्क की अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा महमूद गजनवी। ठीक, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। ठीक, इसके अलावा आपने सुना होगा मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी वो व्यक्ति है जिसके आक्रमण करने के बाद भारत पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था? मोहम्मद गौरी। और महमूद गजनवी कौन था? एक लुटेरा था जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण करके उसको लूटा था। ठीक, तो अगर हम चाहे महमूद गजनवी की बात करें या हम मोहम्मद गौरी की बात करें तो ये दोनों ही तुर्क थे। ठीक, ये अरब नहीं थे, ये क्या थे? तुर्क थे। ठीक, अब यहां पर हमें समझना होगा सबसे पहले कि ये तुर्क क्या है। ठीक, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे अरब इन्वेजन, ठीक है, अब हम इसको तुर्क इन्वेजन बोल रहे हैं। ठीक, तो ये अरब नहीं थे, ठीक है, तो ये कौन थे? तुर्क थे। तो अब हमें ये समझना होगा कि ये तुर्क कहां से आए थे। ठीक, क्लियर है? ठीक, तो अगला अगर हम देखें इसमें, ठीक, तो हमारे इंडिया का, ठीक, अगर हम बात करें, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक, ये इंडिया है। ठीक, इंडिया के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये कौन सा है? चाइना। ये कौन सा हिस्सा है? चाइना। ठीक, तो चाइना का जो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, ठीक, नॉर्थ वेस्टर्न मतलब ये एरिया, ठीक, यहां पर एक जाति रहती थी जिसका नाम था तुर्क। ठीक, मतलब तुर्क का पहले जो था वो पहले ये किस तरफ रहते थे? ये सेंट्रल एशिया में अगर हम बात करें। वैसे तो अगर इनका पर्टिकुलर रीजन की बात करें तो जो नॉर्थ वेस्ट चाइना वाला पार्ट है उस एरिया में ये रहा करते थे तुर्क। ठीक, अब ये हमारा कौन सा रीजन है? अगर हम बात करें, ये हमारा आज का पाकिस्तान है और ये हमारा ईरान है और ये जो है पूरा, ये कौन सा है? पूरा अरब वर्ल्ड है। ठीक, आप जानते हैं उस टाइम पर ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान में कौन सी खिलाफत थी? अब्बासी खिलाफत। उस समय कौन सी खिलाफत थी? अब्बासिड खिलाफत। ठीक, तो अगर हम तुर्क की बात करें तो तुर्क का ओरिजिन जो रहा है, ये तुर्क बेसिकली चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक जाति थी। किसकी थी? नॉर्थ वेस्ट रीजन में चाइना के, ठीक है, वहां पर रहने वाली एक जाति थी जिसका नाम था तुर्क। ठीक, अब ये तुर्क वहां से यहां कैसे आए? मतलब कि वो वहां से ये ईरान में कैसे आए जहां पर अब्बासिद खिलाफत थे? देखिए, उसी टाइम पर सेम रीजन में तुर्कों के साथ एक और जाति रहा करती थी, मंगोल। तुर्कों के साथ एक और कौन सी जाति रहती थी? मंगोल। ठीक, अब ये मंगोल क्या हुआ? धीरे धीरे पावरफुल होने लगे। तो जब ये मंगोल धीरे धीरे पावरफुल होने लगे तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? तुर्कों को मारना शुरू कर दिया। देखिए, यहां पर चूंकि इस रीजन में तुर्क और मंगोल दोनों रहते थे, सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया वाला रीजन है। ठीक, तो जैसे जैसे मंगोल बढ़ते गए, ठीक है, मंगोल ताकतवर होते गए, उन्होंने क्या किया? तुर्कों को मारना शुरू कर दिया। अब तुर्कों को जब मारना शुरू किया तो तुर्क मारते हुए भाग के किधर आए? यहां पर ईरान में। ठीक, और ईरान में कौन सी? ईरान मतलब जो पहले के टाइम पर क्या था? पर्शिया। ठीक, अब पर्शिया में उस टाइम पर कौन सी खिलाफत चल रही थी? अब्बासिड खिलाफत। ठीक, तो अब्बासी खालिफाओं ने तुर्कों को आमंत्रण दिया, मतलब तुर्क उनके टाइम पर ईरान में आए। ठीक, अब ये अब्बासिद खिलाफत जो थे, इन खलीफा जो थे, इन्होंने क्या किया? तुर्कों को सबसे पहले तो इस्लाम कबूल करवाया, मतलब इनको क्या बनाया? मुसलमान बनाया। ठीक, तो ये जो तुर्क थे ये पहले मुसलमान नहीं थे, ये पहले इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे। ये क्या हुआ? बाद में इस्लाम इन्होंने अपनाया। ठीक, जब ये अब्बासी खलीफा थे, ठीक है, इन्होंने अपने साम्राज्य में तुर्कों को शरण दी। ठीक,
सबसे पहले तो इनको क्या किया, इस्लाम बनाया, मतलब इनको इस्लाम धर्म अपनाया। ठीक, उसके बाद इनको ये जो बॉर्डर वाले रीजन है, ठीक है, यहां पर इनको प्लेस कर दिया। मतलब इनको क्या किया, अपने अंगरक्षक के रूप में, या इनको बॉर्डर पर रख दिया। ठीक, किनको, तुर्कों को। ठीक, और ये क्या होने लगा, ये मजे से बीच में जीने लगे। ठीक, अब्बासिड्स जो थे ये मजे से जीने लगे, और इन्होंने क्या किया, तुर्कों को एक रक्षक के रूप में या सैनिक के रूप में रखा। ठीक, और इनको इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया। ठीक, अब अगर हम बाद की बात करें, ठीक है, अब इसके आगे की अगर हम बात करें, तो तुर्क जो थे, ठीक है, अब चूंकि क्या होता था, चाहे इधर से आक्रमण हो चाहे इधर से आक्रमण हो, लड़ते कौन थे, तुर्क लड़ते थे। तो जो भी लगातार लड़ाई करता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। आप एक चीज नोटिस करिएगा, जो लगातार लड़ाई करता है वो क्या होता है, धीरे धीरे पावरफुल हो जाता है। तो ऐसे ही तुर्क क्या हो गए, पावरफुल हो गए। ठीक, तुर्क क्या हो गए, पावरफुल हो गए। ठीक, तो जैसे जैसे तुर्क पावरफुल होते गए, ठीक, तो उन्होंने क्या किया, इन अब्बासिद खलीफाओं वालों को क्या कर दिया, धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया कि साहब जब युद्ध हम लड़ रहे हैं, सारी ताकत हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप हमें हुक्म क्यों दोगे। तो धीरे धीरे ये क्या होने लगे, धीरे धीरे ये अब्बासिड्स खिलाफी, ये जो अब्बासी खिलाफत थे, इन्होंने पहले सोचा था कि इनको हम अपना अंगरक्षक और सैनिक बना के रखेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे इन्हीं का क्या बनने लगे, सिरदर्द बनने लगे। ठीक, तो तुर्की धीरे धीरे क्या होने लगे, इस एरिया में डोमिनेट करने लगे, और एक टाइम के बाद इन्होंने अब्बासिड खिलाफत को खत्म कर दिया, और उसके बाद जो खिलाफत आई वो थी ऑटोमन। मैंने आपको ऑटोमन, जब मैं खिलाफत बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि अब्बासी खिलाफत के बाद जो खिलाफत आई थी वो आई थी ऑटोमन की, और ऑटोमन मतलब तुर्क। ठीक, अरबी नहीं, तुर्क, क्योंकि अब जो साम्राज्य किनके हाथ में आ गया था, तुर्कों के हाथ में। क्योंकि तुर्क क्या हो गया था, लड़ते 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 बहुत क्या हो गए थे, मजबूत हो गए थे। ठीक, तो जितने भी कालांतर में अगर हम बात करें, तो जो ये पर्शियन मुस्लिम्स थे, ठीक, ये जो पर्शियन मुस्लिम्स थे, ठीक है, ईरान में कौन रहते थे, पर्शियन मुस्लिम्स थे, अल, ठीक है, अब्बासी। इनकी स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती गई, और इनकी स्थिति का फायदा उठा करके तुर्क जो हो गए वो बड़े बड़े सरदार बन गए, और अल्टीमेटली फिर तुर्क एक टाइम के बाद खलीफा बन गए, और उन्होंने अपनी खिलाफत चालू करी जिसका नाम था ऑटोमन खिलाफत। ठीक, और ये कब तक चलेगी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक चलेगी इसके बाद। ठीक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आकर के ऑटोमन एम्पायर टूटा था, जहां पर जो है सारे देश को अलग कर दिया गया था। ठीक, तो अब्बासिद खिलाफत जो थी उसको चेंज करके अब कौन सी हो गई, ऑटोमन की खिलाफत। ठीक, अब तुर्क जो थे, देखिए पहले के समय में अगर हम बात करें तो इस्लाम का जो चेहरा था अरब के टाइम पे, ठीक है, और इस्लाम का जो चेहरा तुर्क के टाइम पे हुआ, दोनों में बहुत बड़ा फर्क था। देखिए, अरबों के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, चूंकि अरब जो हैं, ठीक है, अरबों की अगर हम बात करें तो ये थोड़ी सी समझदार वर्ग हुआ करता था। ठीक है, अरबों में क्या हुआ करती थी, थोड़ी सी समझ हुआ करती थी, समझदार वर्ग हुआ करता था, और एक्चुअल में इस्लाम धर्म को सही तरीके से वो समझते थे और सही तरीके से पहचानते थे। लेकिन जब तुर्कों को यह काम दिया गया कि आपको इस्लाम फैलाना है, तो तुर्क जो थे ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा क्रूअल थे। क्रूअल मतलब बर्बर। ठीक, तो अरबों के कंपैरिजन में तुर्क क्या हुए, बहुत ज्यादा बर्बर हुए। तो एक तरीके से कहा जाए तो इस्लाम का एक दूसरा ही चेहरा किसने प्रस्तुत किया, तुर्क ने। ये क्या करते थे, चूंकि इनको कुरान या अगर हम बात करें इस्लाम धर्म कुछ समझ तो आता नहीं था, इनको बस इस्लाम बना दिया गया था। ठीक, और उसके बाद इनके हाथ में क्या दे दी गई थी, तलवार दे दी गई थी, स्वार्ड। अगर हम बात करें स्वार्ड, ठीक, तो इनके हाथ में तलवार दे दी गई, और तलवार की नोक पे ये लोगों को क्या करने लगे, इस्लाम धर्म अपनाने लगे। मतलब ये इनसे अगर लोग पूछते भी थे कि साहब इसका मतलब क्या है, तो बोले मुझे मतलब कुछ नहीं पता, तुम तो बोलो ला इल्ला इल्लल्लाह। ठीक, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ तलवार की नोक पर ये क्या बनाने लगे, मुसलमान बनाने लगे। तो जो तुर्कों का जो चेहरा था ना, ठीक, उसने क्या किया, कहीं हद तक इस्लाम के चेहरे को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। जो इस्लाम पहले या जिस इस्लाम का उदय हुआ था, या जिस इस्लाम का चेहरा अरब अरब लोग समझते थे, या जिस इस्लाम का चेहरा वो दिखाते थे, तुर्कों का चेहरा बिल्कुल अलग था। ठीक, अब धीरे धीरे तुर्क एक तरीके से क्या हो गए, तुर्क क्या हो गए, अब सरदार बन गए।
वो खलीफा बन गए। तो एक तरीके से इस्लाम का पूरी तरीके से कैप्टन या एक तरीके से हेड कहें, चाहे वो राजनीतिक प्रमुख हो इनका या धार्मिक प्रमुख, ये सब कौन बन गए? तुर्क बन गए। ठीक, और तुर्कों से ही क्या होने लगा, धीरे धीरे क्या होने लगी, बर्बरता शुरू होने लगी। इसीलिए आप देखेंगे कि जो तुर्क हैं वो काफी ज्यादा क्या हुआ करते थे, बर्बर हुआ करते थे, मतलब तलवार की नोक पर ये चीजों को करते थे या इस्लाम धर्म को फैलाते थे। क्लियर हुआ ये? ठीक, तो समझ में आया तुर्क कौन थे। तुर्क कौन थे? उत्तरी पश्चिमी सीमा में रहते थे। यहाँ पर चूंकि मंगोल भी साथ में इनके रहते थे और मंगोल जैसे जैसे पावरफुल होते गए उन्होंने तुर्कों को वहां से भगाया। तुर्क भाग के वहां से कहाँ आए? ईरान में, जहां पर कौन सी खिलाफत थी? अब्बासिड खिलाफत। ठीक, धीरे धीरे इन अब्बासी खलीफाओं ने इनको तुर्कों को मुसलमान बनाया और इनको अपने बॉर्डर क्षेत्र सैनिक के रूप में या भाड़े के एक तरीके से रक्षक के रूप में इनको रखा। अब चूंकि ये सैनिक या रक्षक का काम करते थे तो ये धीरे धीरे क्या होने लगे, पावरफुल होने लगे। तो तुर्क जैसे ही पावरफुल हुए तो उन्होंने सबसे पहले तो अब्बासिड खिलाफत खत्म की। ठीक, बोले आप हटिए, आपका कोई लेना देना नहीं है, अब हम ही खलीफा हैं। ठीक, और इनका जो चेहरा था तुर्कों का वो काफी ज्यादा बर्बर था। बर्बर मतलब काफी ज्यादा क्रूअल थे ये तलवार की नोक पे, ये किसी को समझा के इस्लाम नहीं कबूल करवाते थे, ये तलवार की नोक पे करवाते थे। ठीक, तो इसीलिए इनका जो इस्लाम का जो चेहरा था वो तुर्कों ने बहुत हद तक क्या कर दिया था, बदल दिया था। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर हुई। ठीक, अब अगर हम तुर्कों की बात करें, ठीक, तो तुर्कों में दो डायनेस्टीज जो रही, ठीक है, इसमें एक डायनेस्टी जिसकी अगर हम बात करें, ये थी यामनी डायनेस्टी। ये डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यामिनी डायनेस्टी। ठीक, तो एक ये हुआ करती थी यामिनी डायनेस्टी, और इसके बाद हम एक और डायनेस्टी पढ़ेंगे जो गौरी डायनेस्टी थी। कौन सी डायनेस्टी थी? गौरी डायनेस्टी। तो एक तरीके से देखा जाए तो तुर्कों में ये दो डायनेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक थी यामिनी डायनेस्टी और दूसरी थी गौरी डायनेस्टी। यामिनी डायनेस्टी के ही कौन थे? अपने महमूद गजनवी। ये जो महमूद गजनवी थे ये कौन सी डायनेस्टी के थे? ये यामिनी डायनेस्टी के थे। और अगर हम गौरी डायनेस्टी की बात करें तो इसके कौन थे? मोहम्मद गौरी, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करके जीता और भारत में पहला मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया। ये कौन से वंश के थे? गौरी वंश के थे। तो यहां पर दो डायनेस्टीज थी, एक यामिनी डायनेस्टी और एक गौरी डायनेस्टी। ठीक, यामिनी डायनेस्टी से कौन आते थे? महमूद गजनवी। और गौरी डायनेस्टी से कौन आते थे? मोहम्मद गौरी। ठीक, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि यामिनी वंश कैसे आया। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे यामिनी वंश कैसे आया। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आप लोगों को तुर्कों के बारे में बताया कि तुर्क कहां से आए? चाइना का नॉर्थ वेस्ट रीजन से आए। ठीक, और ये पहले क्या थे? मंगोल्स के साथ रहते थे, लेकिन जैसे जैसे क्या होने लगा, मंगोल बढ़ने लगे, मतलब मंगोल हो तो उन्होंने भगाया। ठीक, और ये काफी बारबेरियस रेस के थे, मतलब ये काफी ज्यादा बर्बर थे। ठीक है, क्रूअल थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो तुर्क्स जो थे, ठीक है, इनको इस्लाम कबूल करवाया गया किसके द्वारा? अब्बासिड्स खिलाफत के द्वारा। ठीक है, और फिर इनको नौकरी पे कहाँ रखा गया? एज अ सोल्जर और पैलेस गार्ड के रूप में रखा गया। मैंने आपको बताया था सैनिक और रक्षक के रूप में रखा गया। ठीक, अब जैसे जैसे ये तुर्क जो हो गए वो धीरे धीरे क्या होने लगे? पावरफुल होने लगे। अब जैसे जैसे ये पावरफुल होने लगे तो धीरे धीरे ये क्या बनने लगे? रूलिंग क्लास बनने लगे। मतलब इन्होंने क्या किया? धीरे धीरे से अब्बासिद खिलाफत को खत्म किया और खुद ही क्या बन गए? खलीफा बन गए। ठीक, तो इसके बाद बात करें, अब जैसा मैंने आपको बताया कि तुर्क जो थे वो पर्शियन और अरब इन दोनों से बहुत अलग थे, क्योंकि ये क्या करते थे? ये इस्लाम को जबरदस्ती कबूल करवाते थे। ठीक, मतलब जैसे जो अरब्स वगैरह थे, ठीक है, ये इस्लाम को जबरदस्ती कबूल नहीं करवाते थे। ये पहले आपको इस्लाम धर्म पूरी तरीके से समझाते थे, सारी तरीके से आपको वो करते थे, कन्विंस करते थे, उसके बाद ये इस्लाम में कन्वर्ट करते थे। लेकिन जो तुर्क थे, ठीक है, इनको इस्लाम धर्म के बारे में उतना पता था नहीं। ठीक, लेकिन ये इस्लाम कबूल कर लिया था इन्होंने, ये मुसलमान बन गए थे। ठीक, और धीरे धीरे क्या होने लगे? लड़ते लड़ते ये क्या बन गए? बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए। अब जब लड़ते लड़ते कोई पावरफुल बन जाएगा तो एक टाइम के बाद वो क्या करेगा? आपके सर पे बैठ के नाचेगा। ठीक, ऐसा होता ही है भाई, आप किसी को पाले और वो धीरे धीरे अगर पावरफुल हो गया तो एक टाइम के बाद वो आप ही के सर पे बैठ के नाचता है। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ, पर्शियंस अरब के साथ भी। इन्होंने पहले तुर्क को पाला,
पहले इनसे अपना काम करवाया और उसके बाद ये इतने वो बन गए, इतने ताकतवर बन गए कि इनको ही साइड कर दिया, बोले तुम साइड हो, तुम्हारा कोई रूल नहीं। ठीक, तो ये था तुर्क के बारे में। ठीक, अब जैसे मैंने आपको बताया कि तुर्क के समय में, अच्छा उस टाइम पर एक डायनेस्टी हुआ करती थी, समानी डायनेस्टी। ठीक, एक समानी डायनेस्टी हुआ करती थी, कहां पर? वेस्ट और सेंट्रल एशिया में। ठीक, अब्बासियंस के साथ। ठीक है, तो कौन सी हुआ करती थी? समानी डायनेस्टी। ठीक, इसी सामानी डायनेस्टी को खत्म करके कौन सी डायनेस्टी आएगी? यामिनी डायनेस्टी, जिसका कौन होगा? महमूद गजनवी। ठीक, तो अब हम पढ़ने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में, उसके पहले हम पढ़ेंगे यामिनी वंश के बारे में, यामिनी डायनेस्टी। ठीक, तो अगर हम यामिनी डायनेस्टी की बात करें, यामिनी डायनेस्टी, देखिए यामिनी डायनेस्टी के जो लोग थे ना, ये सबसे पहले क्या थे? ये फारसी हुआ करते थे, मतलब ये पर्शियन थे। क्या थे ये? पर्शियन थे। मतलब यामिनी डायनेस्टी के पहले के लोग क्या थे? पर्शियन थे। ठीक, मतलब ये जोराथ्रिस्ट जो थे, पर्शियन किसको पूजते थे? जोराथ्रिस्ट को। ठीक, तो ये जोराथ्रिस्ट को पूजने वाले लोग थे। ठीक, लेकिन जैसे ही अरबों ने आक्रमण किया ईरान के ऊपर, आपको याद है अरबों ने किस पर आक्रमण किया था? ईरान के ऊपर, पर्शियंस के ऊपर। ठीक, तो ये यामिनी वंश के जो लोग थे, ठीक, ये ईरान छोड़ के भाग गए। ठीक, अब ये ईरान छोड़ के कहां चले गए? तुर्कीनिस्तान, जो आज का तुर्कीनिस्तान है। ठीक, ये देखिए तुर्कीनिस्तान हो, सदर्न रशिया हो, नॉर्थ वेस्ट चाइना हो, ये सब किसके? अफगानिस्तान हो, ये सब किसके अंतर्गत आता है? सेंट्रल एशिया के अंतर्गत। ठीक, तो तुर्कीनिस्तान ये चले गए। ठीक, और वहां पर क्या होने लगे? ये क्या कहलाने लगे? अब चूंकि ये तुर्कीनिस्तान चले गए, इसलिए वहां पर ये क्या बन गए? तुर्क बन गए। ठीक, तो यामिनी डायनेस्टी वाले सबसे पहले रहते तो पर्शिया में ही थे, लेकिन चूंकि अरबों ने आक्रमण किया तो इनको वहां से भागना पड़ा। तो ये भाग के किधर गए? तुर्कीनिस्तान गए, और वहां पर रहते रहते ये क्या बन गए? तुर्क बन गए। यहां पर रहते रहते क्या बन गए? ये तुर्कों के साथ इनका मेलजोल हो गया और ये क्या बन गए? तुर्क बन गए। ठीक, अब उस टाइम पर जो मैंने आपको इससे पहले, ठीक, जो वंश बताया, समानी वंश। ठीक, अब ये समानी वंश इस सेंट्रल रीजन पे कंट्रोल करता था। ठीक, अब जैसे जैसे ये कमजोर पड़ा, ठीक, तो इसी यामिनी वंश के एक, इन्हीं के, ये मतलब ये समानी वंश जो है, इन्हीं के एक सरदार हुआ करते थे जिनका नाम था अलप्तगीन। अलप्तगीन कौन थे? ये यामिनी वंश के संस्थापक हैं, फाउंडर है। यामिनी वंश किसने फाउंड किया? अलप्तगीन ने। तो अलप्तगीन बेसिकली थे कौन? सबसे पहले ये एक्चुअली में क्या थे? ये समानी वंश के एक सूबेदार थे। ठीक है, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो समानियों की जो सरदार थे। ठीक है, अधीनस्थ सरदार, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ये फ्यूडिटरी थे। ठीक, अलप्तगीन। ठीक, अब धीरे धीरे क्या हो गया? समानी वंश धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। ठीक, तो समानी वंश को कमजोर पड़ने के बाद धीरे धीरे अलप्तगीन ने इसका फायदा उठाया, और अलप्तगीन ने कौन सी डायनेस्टी बनाई? यामिनी डायनेस्टी। तो यामिनी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? अलप्तगीन। और इनकी जो कैपिटल थी, ठीक है, वो कौन थी? गजनी। गजनी इनकी कैपिटल बनी, गजनी। ठीक, आज का जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जो गजनी रीजन है, वो यामिनी वंश की क्या बनी? यामिनी डायनेस्टी की कैपिटल बनी। और इसके फाउंडर कौन थे? अलप्तगीन। ठीक, तो समझ में आया आपको? तो इस वंश की स्थापना किसने करी? अलप्तगीन ने। ठीक, अब अलप्तगीन ने अपनी राजधानी किसको बनाया? गजनी को। ठीक, इसीलिए इनको गजनी का यामिनी वंश भी कहते हैं। ठीक है, यामिनी डायनेस्टी ऑफ गजनी भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? गजनी थी। ठीक, अब अलप्तगीन के बाद इनका बेटा आता है सुबुक्तगीन। ठीक, अब इनका जो बेटा आता है अलप्तगीन के बाद, वो कौन आता है? सुबुक्तगीन। ठीक है, सो सुबुक्तगीन ने क्या किया? अब धीरे धीरे उन्होंने अलप्तगीन के बाद धीरे धीरे आसपास का क्षेत्र जो था, ठीक है, मतलब सेंट्रल एशिया का जो पूरा क्षेत्र था, वो क्या किया? धीरे धीरे इसने जीतना प्रारंभ किया। ठीक, अब सुबुक्तगीन के टाइम पर अगर हम बात करें तो हमारे पंजाब रीजन में, अगर भारत का जो पंजाब रीजन है,
ठीक है, आज के भारत का जो और पाकिस्तान वाला जो पंजाब रीजन है, यहां पर एक डायनेस्टी हुआ करती थी, हिंदू शाही डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी हुआ करती थी? हिंदू शाही डायनेस्टी। यह आपको याद रखना है। ठीक, तो पंजाब रीजन में, मतलब उस टाइम पर, जिस टाइम पर यामनी वंश था गजनी में, उस टाइम पर पंजाब के अंदर अगर हम बात करें तो पंजाब में हिंदू शाही डायनेस्टी थी, और इस हिंदू शाही डायनेस्टी का एक राजा हुआ करता था जयपाल। इस हिंदू हिंदू शाही डायनेस्टी का एक राजा हुआ करता था जयपाल। वो धीरे धीरे ये समझने लगा था कि ये बगल में सुबुक्तगीन नाम का एक तूफान उठ रहा है। मतलब जैसे जो लोग कहते हैं, कई बार लोग ये कहते हैं इतिहास में कि हमारे राजाओं को पता नहीं था कि मुसलमान इतने मजबूत होते जा रहे हैं या इस्लाम इतना मजबूत होता जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। उस टाइम पर पंजाब प्रांत में जो राजा थे हिंदू शाही डायनेस्टी, उसके राजा जयपाल को यह पता था कि सुबुक्तगीन नाम का एक बहुत बड़ा तूफान पड़ोस में खड़ा हो रहा है। ठीक, तो इन्होंने भी क्या किया, एक संघ बनाकर जयपाल ने सोचा कि भाई ये हम पर आक्रमण करें, उसके पहले हम इन पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक, तो जयपाल ने क्या किया, एक संघ बनाया। ठीक, अब संघ में इन्होंने किसको किसको लिया? ठीक, तो मुल्तान के मुस्लिम शासक, ठीक है, उस टाइम पर जो मुल्तान था, ठीक है, मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में एक मुस्लिम शासक के साथ इन्होंने संघ किया, और इन्होंने क्या कर दिया, गजनी पर आक्रमण कर दिया। मतलब यामनी डायनेस्टी पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। मतलब सुबुक्तगीन की टेरिटरी पर क्या किया इन्होंने, आक्रमण कर दिया, गजनी पर। ठीक, अब जयपाल ने क्या किया, चूंकि सुबुक्तगीन आगे चल के भारत पर हमला करता, इनके राज्य पे हमला करता, तो इन्होंने पहले ही किस पर हमला कर दिया, सुबुक्तगीन पर। ठीक, गजनी पर। ठीक, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक, क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान, आज गजनी कहां पर है, आज का अफगानिस्तान। आज की डेट में भी अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान सबसे डिफिकल्ट एरिया है जीतने के लिए, आज की डेट में भी। ये डिफिकल्ट एरिया क्यों है? क्योंकि यहां पर एक बर्फीला चक्रवात आता है। ठीक, क्या होने लगा, यहां पर आइस साइक्लोन आने लगा। जब जयपाल की सेना जीतती जा रही थी, शुरुआत में तो जीतती जा रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ, बर्फीला चक्रवात आया, मतलब आइस साइक्लोन। क्या आया, आइस साइक्लोन, बर्फीला चक्रवात, साइक्लोन, चक्रवात बोलते हैं उसको। ठीक, जिसमें क्या हुआ, जयपाल की सेना जो हो गई वो आधी से ज्यादा खत्म हो गई। ठीक है, इनको पता नहीं था कि वहां आइस साइक्लोन आते हैं। ठीक, अब आइस साइक्लोन, बर्फीला चक्रवात आया, जिससे फंसकर सुबुक्तगीन की बड़ी पैमाने में सेना जो हो गई वो नष्ट हो गई। अब जब बड़ी पैमाने पर उसकी सेना नष्ट हुई, तब सुबुक्तगीन ने किस पर आक्रमण कर दिया, जयपाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक, और जयपाल को हरा दिया। ठीक, तो जयपाल ने पहले जो आक्रमण किया था सुबुक्तगीन पर, ठीक, वो चक्रवात, बर्फीले चक्रवात में फंस गया, और बर्फीले चक्रवात में फंसने के कारण उसकी सेना जो हो गई वो बहुत हद तक खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो सुबुक्तगीन था उसने जयपाल पर आक्रमण करके उसे हरा दिया। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने क्या कर दिया, आपस में एक दूसरे के साथ ट्रीटी कर ली, संधि कर ली। ठीक, मतलब सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच में क्या हो गई, संधि हो गई। ठीक, मतलब जीत भले ही सुबुक्तगीन गया, लेकिन उसने भी क्या किया, जयपाल के साथ क्या कर ली, संधि कर ली। ठीक, अब संधि करने के बाद जब जयपाल वापस लौटा, ठीक, पंजाब वापस लौटा, तो अगर हम बात करें तो सुबुक्तगीन की जितनी भी ट्रीटी थी, जयपाल ने वो सारी चीजें मानने से इनकार कर दिया। मतलब जयपाल जैसे ही पाकिस्तान पंजाब पहुंचा तो उसने क्या किया, वादा खिलाफी एक तरीके से कर दी। तो सुबुक्तगीन को इस बात का बहुत बुरा लगा। देखिए, पहले तो जयपाल ने सुबुक्तगीन के क्षेत्र गाजनी पर आक्रमण किया, लेकिन बर्फीले चक्रवात के कारण इनकी सेना वहां फंस गई। ठीक, फंसने के कारण हुआ क्या, फिर सुबुक्तगीन ने जयपाल पर आक्रमण करके जयपाल को हरा दिया, लेकिन उन दोनों के बीच फिर संधि हो गई। लेकिन उस संधि को जैसे ही जयपाल पंजाब गया तो उसने मानने से इनकार कर दिया। अब सुबुक्तगीन ने फिर जयपाल पर आक्रमण किया और इनका कुछ क्षेत्र जो है वो जीत लिया। ठीक, इनका कुछ क्षेत्र जो है वो जीत लिया, और उसके बाद भी क्या हुई, संधि हुई। ठीक है, उसके बाद भी क्या हुई, संधि हुई। ठीक, अब अगर हम बात करें फरिश्ते की, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, देखिए फरिश्ता उस टाइम पर एक मुस्लिम स्कॉलर थे, ठीक, जिनका नाम था फरिश्ता।
उनके मुताबिक 997 एडी में, ठीक है, 997 एडी में अगर हम बात करें, ठीक, आई एम सॉरी 997 एडी नहीं, आई एम सॉरी ये नहीं, फरिश्ते के मुताबिक अगर हम बात करें तो फरिश्ते ने यह बताया कि जो ये युद्ध सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच में हुआ था उसमें जयपाल का साथ 3 लोगों ने दिया था। अकॉर्डिंग टू फरिश्ता अगर हम बात करें तो इस युद्ध में जयपाल, ठीक है, इसका साथ 3 लोगों ने दिया था। एक तो दिल्ली के चौहान, दिल्ली में उस टाइम कौन थे? चौहान, पृथ्वीराज चौहान वाले, ठीक है, दिल्ली के चौहान थे, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो कालिंजर के चंदेल, चंदेल वंश जो कालिंजर में था उसने, चौहान दिल्ली के, ठीक, और गहड़वाल, गहड़वाल कौन? कन्नौज वाले, ठीक, जयचंद वाले, ठीक। तो इन 3 लोगों ने जयपाल का साथ दिया था, ठीक। तो फरिश्ता के अनुसार जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था सुबुक्तगीन, उसमें जयपाल की मदद करने वाले थे दिल्ली के चौहान, चंदेल कालिंजर वाले और गहड़वाल थे कन्नौज वाले। इन्होंने किसका साथ दिया था? जयपाल का साथ दिया था। तो बहुत से इतिहासकार या बहुत सी चीजें जो ये मानी जाती हैं कि भारत के जो राजा थे वो आपस में लड़ रहे थे, इस कारण से मुसलमानों ने आक्रमण करके अपना राज्य बना लिया या जीत लिया, ऐसा नहीं था। बहुत से ऐसे राजा थे जो साथ दे रहे थे। जैसे जयपाल का साथ अकॉर्डिंग टू फरिश्ता किसने दिया? चौहान दिल्ली वाले, चंदेल चंदेल जो थे वो, ठीक, और तीसरे कालिंजर वाले चंदेल, और तीसरे जो थे कन्नौज वाले गहड़वाल, इन्होंने इनका साथ दिया, ठीक। अब यहां से आगे बढ़े अपन तो सुबुक्तगीन के 2 बेटे थे। सुबुक्तगीन के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। एक के बेटे का नाम था महमूद, ठीक, और दूसरा बेटा था इस्माइल, ठीक। तो सुबुक्तगीन के 2 बेटे थे, एक था महमूद और दूसरा था इस्माइल, ठीक। अब 997 एडी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई, मतलब सुबुक्तगीन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक। अब जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई, ठीक, तब उन्होंने जो इसको उत्तराधिकारी बनाया था वो बनाया था इस्माइल को। एक्चुअली सुबुक्तगीन जो थे वो महमूद से ज्यादा विश्वास करते थे इस्माइल पे, ठीक, क्योंकि महमूद जो था, महमूद गजनवी जो बाद में बना, ये शुरू से ही क्या था? बचपन से ही बहुत ज्यादा मतलब क्रूर था। क्रूर मतलब जैसे किसी को अगर ये दंड भी देना है तो ये बहुत बुरी तरीके से उसको दंड दिया करता था। तो सुबुक्तगीन को ये हमेशा लगता था कि ये साम्राज्य नहीं चला पाएगा, क्योंकि इसका जो एक तो गुस्से वाला था, ठीक, और दूसरा क्या था कि बहुत ज्यादा क्रूअल था, ठीक। तो सुबुक्तगीन ने किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था? इस्माइल को, ठीक। अब ये बात जब महमूद को पता चली, ठीक, तो महमूद ने क्या किया? इस्माइल की हत्या कर दी। मतलब अपने छोटे भाई की क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक। सुबुक्तगीन ने किसको साम्राज्य दिया था? इस्माइल को। अब महमूद को जब ये बात पता चली तो उसने क्या किया? इस्माइल पर आक्रमण करके इस्माइल को मार दिया और खुद को गजनी का सम्राट घोषित कर लिया, ठीक। गजनी का राजा जो है वो खुद को घोषित कर दिया। तो महमूद गजनवी जो था ये अपने भाई को मार के राजा बना था, क्योंकि इनके पिताजी सुबुक्तगीन ने इनके छोटे भाई को राजा बना दिया था। और राजा किनको बनना था? महमूद गजनवी को। तो इसने क्या किया? अपने छोटे भाई इस्माइल की हत्या करी, ठीक। और ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? महमूद क्या बन गया? उसके बाद गजनी का सिंहासन इसमें बैठ गया, ठीक है। मतलब गजनी का जो सिंहासन था उस पर कौन बैठ गया? महमूद गजनवी, ठीक। तो इस तरीके से ये मैं हिस्ट्री जो आपको यामिनी डायनेस्टी बता रहा था, इसका पीछे का पर्पस सिर्फ ये था, मुझे ये बताना था कि ये महमूद गजनवी कहां से आया है, ये महमूद गजनवी कौन है, और ये महमूद गजनवी जिसने 17 बार आक्रमण किया भारत पर, ये कौन है और ये कहां से आया है। इसीलिए हमने यामिनी डायनेस्टी पढ़ी, ठीक। तो महमूद, अब आते हैं हम लोग महमूद गजनवी पर, ठीक। तो अब कौन बन गया शासक गजनी का सिंहासन पर? महमूद गजनवी, ठीक।
अब अगर हम महमूद गजनवी की बात करें, ठीक, तो महमूद गजनवी जो है, ठीक है, इसका जन्म 971 एडी में हुआ। महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ? 971 एडी। अब इनकी जो माता थी, ठीक है, इनकी माता का नाम था गजनी। ठीक, महमूद गजनवी की माता जी का नाम क्या था? गजनी। ठीक, और ये गजनी जो जगह है, सॉरी, महमूद गजनवी की माता का नाम नहीं था, आई एम सॉरी, गलत बता दिया मैंने। गजनी जो ये जगह है, मतलब ये जो गजनी एरिया है, इसके पास एक इसके पास एक एरिया हुआ करता था जिसका नाम था जबूलिस्तान। जबूलिस्तान एक जगह थी, जबूलिस्तान, गजनी के पास। ठीक, और इनकी जो माता थी महमूद गजनवी की, ये इसी जबूलिस्तान एरिया से बिलोंग करती थी। कौन से एरिया से बिलोंग करती थी? जबूलिस्तान। याद रखिएगा, गजनी के पास एक एरिया था जबूलिस्तान। महमूद गजनवी की जो माँ थी वो इसी यहां जबूलिस्तान में ही रहती थी और यहीं के एक धनवान परिवार की कन्या थी। ठीक है, मतलब एक रिच फैमिली की क्या थी? वो डॉटर थी। ठीक, इसीलिए महमूद गजनवी को महमूद या जुबलिस्तान का सुल्तान भी कहा जाता है। महमूद गजनवी को जुबलिस्तान का सुल्तान कहा जाता है। जुबलिस्तान का सुल्तान, सुल्तान ऑफ जुबलिस्तान। ठीक, तो सुल्तान ऑफ जुबलिस्तान किसको बोला जाता है? महमूद गजनवी को। अब महमूद गजनवी को सुल्तान ऑफ जुबलिस्तान क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी माता जो थी वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करती थी, जुबलिस्तान को। ठीक, तो इसीलिए इनको जुबलिस्तान का सुल्तान या सुल्तान ऑफ जुबलिस्तान भी कहा जाता है। किसको? महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी को। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें, अब देखिए, चूंकि महमूद गजनवी असली उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन का नहीं था। ठीक, सुबुक्तगीन का जो असली उत्तराधिकारी था वो था इस्माइल। ठीक, लेकिन चूंकि महमूद गजनवी ने इस्माइल को मार दिया था, तो इस टाइम पर जो बाकी जो मुस्लिम सरदार थे, ठीक, वो क्या करने लगे? धीरे धीरे इसका विरोध करने लगे, महमूद गजनवी का। ठीक, देखिए, महमूद गजनवी का क्या होने लगा? धीरे धीरे अपने ही क्षेत्र में विरोध होने लगा। अब विरोध का कारण क्या था? कि भाई जो उनके राजा थे सुबुक्तगीन, उन्होंने किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था? इस्माइल को। अब आपने इस्माइल को मार दिया, आपको उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया था। ठीक, तो महमूद गजनवी को अपने ही घर में विरोध झेलना पड़ रहा था। ठीक, तो उस टाइम पर महमूद गजनवी के मन में यह आया कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति अगर मुझे यहां का शासक घोषित कर दे, जिसकी बात सारा इस्लाम वर्ल्ड या पूरा मुस्लिम जगत मानता हो, तो मेरे को शासक, फिर मेरा विरोध नहीं होगा। ठीक, और उस टाइम पर अगर हम बात करें तो पूरे इस्लामिक जगत के, ठीक, पूरे इस्लामिक जगत के जो राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख हुआ करते थे वो हुआ करते थे खलीफा। याद करिए, खलीफा हुआ करते थे। खलीफा कौन? जो प्रॉफिट मोहम्मद के उत्तराधिकारी, वो क्या थे? खलीफा थे। और खलीफा ही क्या हुआ करते थे? समूचे इस्लामिक वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में जहां जहां भी इस्लाम धर्म है, उन सभी के राजनीतिक प्रमुख और धार्मिक प्रमुख भी हुआ करते थे। तो महमूद गजनवी जो गया, ये खलीफा के पास गया। ठीक, और इस टाइम पर जो खलीफा थे, अगर हम बात करें, तो वो थे अल कादिर बिल्लाल। ये आप याद रखिएगा, इस टाइम पर जो खलीफा थे वो कौन थे? अल कादिर बिल्लाल। ठीक, तो अल कादिर बिल्लाल कौन थे? खलीफा थे। ठीक, और महमूद गजनवी क्या हुआ? अल कादिर बिल्लाल के पास गया और उसने खलीफा से ये मांग करी कि साहब आप हमको गजनी का राजा नियुक्त कर दीजिए। एक बार अगर आप बोल देंगे तो फिर इसका विरोध कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक, तो महमूद गजनवी किसके पास गया? वो गया खलीफा के पास। ठीक, तो उस टाइम पर खलीफा कौन थे? अल कादिर बिल्लाल। ठीक, और उन्होंने क्या किया? महमूद गजनवी को गजनी का सम्राट घोषित, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो गजनी का राजा जो था वो घोषित कर दिया। ठीक, और इनको दो उपाधि दी गई।
ठीक, इनको जो उपाधि दी गई महमूद गजनवी को, किसके द्वारा दी गई? खलीफा के द्वारा। ठीक, तो इनको जो उपाधि दी गई वो कौन सी दी गई? अमीन उल मिल्लत। अमीन उल मिल्लत की जो है, अमीन उल मिल्लत मतलब धर्म का रक्षक, एक तरीके से कहा जाए तो प्रोटेक्टर ऑफ रिलीजियन। अमीन उल मिल्लत, इसकी उपाधि किसने दी? खलीफा ने दी। किसको? महमूद गजनवी को। ठीक, अब खलीफा का चूंकि वो हो गया, ठीक, अब खलीफा ने भी महमूद गजनवी को कुछ कंडीशंस दी कि साहब हम तुमको राजा नियुक्त तो कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें कुछ दायित्व निभाने पड़ेंगे। तो उस टाइम पर जो खलीफा थे उन्होंने महमूद गजनवी को ये दिया कि भाई तुम्हें भारत पर, अगर हम बात करें भारत पर, इंडिया पे हर साल एक बार आक्रमण करना होगा। मतलब कि खलीफा ने महमूद को प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करने का आदेश भी दिया कि भाई तुम्हें भारत पर हर साल आक्रमण करना होगा। ठीक, अब भारत पर ही आक्रमण करने का कारण क्या था? क्योंकि अगर हम बात करें भारत की, तो उस टाइम पर भी भारत में ही मूर्ति पूजन हुआ करता था, और मूर्ति पूजन किसके विरुद्ध था? इस्लाम के विरुद्ध में। ठीक, और इनका तो सबसे अल्टीमेट एम ही हुआ करता था मुस्लिम धर्म का प्रचार करना, इस्लाम को फैलाना। तो उस टाइम पर मूर्ति पूजक का सबसे महत्वपूर्ण देश कौन सा था? भारत। ठीक, तो वहां के खलीफा शुरुआत से इस बात को चाह रहे थे कि भारत पर आक्रमण होना चाहिए, क्योंकि वहां पर इस्लाम धर्म को हमें फैलाना है। ठीक, तो महमूद को जो आदेश दिया, ठीक है, वो किसने दिया? खलीफा ने दिया कि तुम्हें हर साल भारत पर आक्रमण करना है। ठीक, अब जब हम आगे आक्रमण के कारण पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें एक कारण यह भी होगा भाई महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके पीछे के रीजंस क्या थे। तो उनकी जब हम आक्रमण के रीजंस देखेंगे तो उसमें हम समझेंगे, उसमें एक रीजन ये भी था कि खलीफाओं ने हुक्म दिया था कि भाई आपको भारत में हर साल आक्रमण करना है। ठीक, अब अगर हम बात करें, ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें तो महमूद जो थे, महमूद गजनवी, ठीक, ये सबसे पहले जब खलीफा के द्वारा इनको राजा नियुक्त कर दिया गया, ठीक, और इनको दायित्व दिया गया कि ये भारत पर आक्रमण करेंगे, तो इन्होंने सबसे पहले सीस्तान, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीस्तान के एक राजा हुआ करते थे, इनका नाम था खलफ बिन अहमद। ठीक, सीस्तान के एक राजा हुआ करते थे खलफ बिन अहमद। ठीक, इन पर सबसे पहले आक्रमण करके पराजित कर दिया। मतलब सबसे पहले महमूद गजनवी ने किस पर आक्रमण किया? सीस्तान पर। और सीस्तान पे राजा उस वक्त कौन थे? खलफ बिन अहमद। खलफ बिन अहमद। और इन पर आक्रमण करके महमूद गजनवी ने खलफ बिन अहमद को क्या कर दिया? हरा दिया। और हराने के बाद, इनको हराने के बाद महमूद गजनवी ने किसका टाइटल लिया? सुल्तान का। सुल्तान का टाइटल लिया। तो पहले तुर्क, ठीक, सबसे पहले तुर्क जिन्होंने सुल्तान की उपाधि ली थी वो थे महमूद गजनवी। ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तुर्क जिन्होंने सुल्तान की उपाधि ली। अब इन्होंने सुल्तान की उपाधि कब ली? सीस्तान में खालिफ बिन अहमद को हराने के बाद इन्होंने किसकी उपाधि ली? सुल्तान की। तो महमूद गजनवी, जिनको अमाइनुल मिल्लत भी कहा जाता था, जिनको जुबलिस्तान का सुल्तान भी कहा जाता था, उन्होंने सबसे पहले सुल्तान का टाइटल हैंडल किया। सबसे पहले तुर्क, सबसे पहले तुर्क जिन्होंने सुल्तान का टाइटल लिया वो कौन थे? महमूद गजनवी। ठीक, तो आपको याद रखना है महमूद गजनवी। ठीक, अब एक हिस्टोरियन थे हेनरी एलियट। ठीक, हेनरी एलियट। अब जैसा मैंने आपको बताया, ठीक, कि भाई महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। ठीक, अब ये पता कहां से चला?
भाई ये कहां से पता चला कि इन्होंने 17 बार आक्रमण किया? तो हेनरी एलियट जो हिस्टोरियन थे, इन्होंने अपनी किताब में बताया कि महमूद गजनवी ने 1000 एडी से लेकर के और 1027 एडी तक टोटल 17 बार आक्रमण किया भारत पे। ठीक, देखिए इतिहास में कोई चीज ऐसे ही नहीं बोली जा रही, इतिहास में हर चीज का एविडेंस है, हर चीज कहीं ना कहीं लिखी है। अब वो या तो लिखने के फॉर्म में है, या आर्कियोलॉजिकल फॉर्म में है, या जो पुराने इतिहासकार रहे हैं उनके लिटरेचर में मिला। ठीक, तो हेनरी हेनरी एलियट ने अपनी किताब में ये चीज लिखी कि 1000 एडी से लेकर के 1027 एडी तक टोटल 17 बार आक्रमण किए हैं महमूद गजनवी ने। कहां पर? भारत के ऊपर। ठीक, तो आपको पूरा यामनी डायनेस्टी समझ में आया, आपको महमूद गजनवी समझ में आया कि भाई महमूद गजनवी कैसे बना। ठीक, किसका बेटा था? सुबुक्तगीन का बेटा था। इस्माइल अपने छोटे भाई को इसने मारा और ये फिर क्या बन गया? गजनी का राजा बन गया। लेकिन चूंकि इसको राजा बनने पर लोग विरोध कर रहे थे, तो ये किसके पास गया? अल कादिर बिल्लाल के पास, जो उस टाइम पर कौन थे? खलीफा। तो खलीफा ने इनको एक टाइटल दिया अमीन उल मिल्लत, जिसका मतलब था धर्म का रक्षक। ठीक, तो अमीन उल मिल्लत का इनको टाइटल दिया महमूद को। ठीक, और इनको राजा नियुक्त कर दिया और इनसे एक वो लिया, इनको एक आदेश दिया कि इनको रोज मतलब साल में एक बार भारत पर आक्रमण करना है। ठीक, तो महमूद गजनवी ने सबसे पहले सीस्तान के खलफ बिन अहमद को हराया और सुल्तान का टाइटल होल्ड किया। सबसे पहले तुर्क जिनको क्या हो गया? जिनका सुल्तान वो हुआ। ठीक, इसके बाद अकॉर्डिंग टू हेनरी एलियट 1000 एडी से लेके 1027 एडी तक टोटल 17 बार आक्रमण किए किसने? महमूद गजनवी। क्लियर हुआ आपको ये? ठीक, तो यामनी डायनेस्टी आपको पूरी तरीके से समझ में आई। ठीक, तो यहां से अगर हम यामनी डायनेस्टी की बात करें तो सबसे पहले यामनी डायनेस्टी ओरिजिनली ये क्या थे? पर्शियन थे। जुरथ्रोस्ट को ये पूजा करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही अरबों ने इन पर आक्रमण किया तो ये भाग गए। ठीक, ये कहां भाग गए? तुर्किनिस्तान भाग गए और धीरे धीरे ये क्या बनने लगे? तुर्क हो गए। इसके बाद बात करें तो उस टाइम पर जो एम्पायर था अलप्तगीन का, ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? अलप्तगीन। ठीक है, इन्होंने क्या किया? तुर्क में अपनी एक नई डायनेस्टी बनाई। कौन सी डायनेस्टी? यामनी डायनेस्टी। ठीक है, और उसकी कैपिटल क्या बनाई? गजनी। ठीक, उस टाइम पर तुर्क के जो राजा थे वो आपस में लड़ रहे थे। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो सुबुक्तगीन अलप्तगीन का बेटा, ठीक, उसने क्या किया? धीरे धीरे इन्वेजन शुरू किया। ठीक, अब गजनी पर इतना बड़ा तूफान, सुबुक्तगीन नाम का तूफान खड़ा हो रहा है, ये सबसे पहले किसको पता चला? जयपाल को। जयपाल कौन था? उस टाइम पर हिंदू शाही राजा था, पंजाब रीजन में रूल करता था। ठीक, तो उस टाइम पर जयपाल ने क्या किया? समानी के ही गजनी के पुराने रूलर्स और जो मुल्तान के मुस्लिम थे, ठीक है, इनके साथ एक संघ बनाया और संघ बना करके इस पे किस पर आक्रमण किया? सुबुक्तगीन पर। लेकिन इनकी सेना किसमें फंस गई? साइक्लोन चक्रवात, आईसी विंटर। ठीक, मतलब बर्फीला जो है चक्रवात जो था, उसमें क्या हो गई? इनकी सेना जो हो गई वो क्या हो गई? फंस गई। ठीक, तो आईसी विंटर मतलब बर्फीले चक्रवात में ये फंस गई और उसके कारण फिर क्या हो गई? इनकी सेना वहां हार गई। ठीक, लेकिन उसके बाद जैसे ही जयपाल अपनी राजधानी पहुंचा, इसने जो ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, उसको मानने से मना कर दिया। तो उसके कारण सुबुक्तगीन ने जयपाल पर आक्रमण किया और लामछान, ठीक है, लामछान एरिया जो था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, अब फरिश्ता, मैंने आपको बताया था फरिश्ता एक स्कॉलर थे। इन्होंने बताया कि जयपाल की उस टाइम पर मदद किसने किसने करी थी? तो दिल्ली के चौहान, कालिंजर के चंदेल और कन्नौज के गढ़वाल, इन तीन राजाओं ने किसकी सहायता करी थी? जयपाल की सहायता करी थी, अकॉर्डिंग टू फरिश्ता। इसके बाद बात करें तो सुबुक्तगीन की मृत्यु कब हुई? 997 एडी में। ठीक, अब सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इसके दो बेटे थे, महमूद और इस्माइल। ठीक, मैंने आपको बताया था महमूद और इस्माइल। ठीक, अब चूंकि सुबुक्तगीन ने किसको उत्तराधिकारी बनाया? इस्माइल को। ठीक, तो ये बात महमूद को बुरी लगी। ठीक, तो
इस्माइल जो कि सुबुक्तगीन का छोटा बेटा था वो गद्दी पर बैठा, लेकिन चूंकि महमूद को ये पसंद नहीं था इसलिए क्या किया, इस्माइल को उसने मार दिया और महमूद खुद गद्दी पर बैठ गया। ठीक, अब जब महमूद गद्दी पर बैठा, ठीक, तो इसका काफी ज्यादा विरोध होने लगा। अब मैंने आपको बताया था महमूद के बारे में कि महमूद का बर्थ कब हुआ, 1971 एडी। इनकी माँ जो थी वो जुबिलिस्तान की थी, इसीलिए इनको क्या कहा गया, सुल्तान ऑफ जुबिलिस्तान। ठीक, जो कि जगह कहां पर है, गजनी के पास। इसके बाद अगर हम बात करें तो 997 एडी में मैंने आपको बताया कि महमूद जो थे उनको पसंद नहीं था कि इस्माइल राजा बने, तो इन्होंने क्या कर दिया, इस्माइल को मार के खुद राजा बन गए। ठीक, अब जैसे ही वो राजा बने तो इनका विरोध शुरू हो गया क्योंकि इन्होंने अपने भाई को मार के राजा बने थे। तो ये कहां पहुंच गए, उस टाइम पर जो खलीफा हुआ करते थे, चूंकि खलीफा उस टाइम पर पूरे अरबिक या इस्लामिक वर्ल्ड के राजनीतिक और धार्मिक दोनों प्रमुख हुआ करते थे, तो उस टाइम पर जो खलीफा थे अल कादिर बिल्लाल, ठीक, इनके पास ये पहुंचे और इनको चूंकि क्या हुआ, इनको कहा गया महमूद के द्वारा कि साहब आप हमें राजा घोषित कर दें, एक बार आप राजा घोषित कर देंगे तो फिर कोई कुछ नहीं कह पाएगा। ठीक, अब इसके बाद बात करें तो जो खलीफा थे, ठीक है, इन्होंने इनको दो टाइटल दिए, एक मैंने आपको बताया था अमीन उल मिल्लत और दूसरा था यामी उद्दौला। ठीक, मतलब एक तरीके से अमीन उल मिल्लत मतलब रिलीजियस डिफेंडर, मतलब धर्म का रक्षक, और इसके अलावा जो इनको एक और टाइटल दिया गया रमी यामी उद्दौला। ठीक, यामी उद्दौला का मतलब क्या था, राइट हैंड ऑफ द एम्पायर, मतलब जो एम्पायर है उसका राइट हैंड। क्लियर, ये दो टाइटल दिए गए। अब इसके बाद महमूद ने जैसे ही खलीफा का से ऑर्डर रिसीव किया कि भाई भारत पर आपको हर साल आक्रमण करना है, ठीक, तो महमूद ने सबसे पहले किसको हराया, खलीफ बिन अहमद को, जो कि सीस्तान का एक राजा था। ठीक, और ये क्या बना था, सुल्तान बन गया। ठीक, इसने अपने आप को सुल्तान का टाइटल दिया। तो ये पहले तुर्क बने महमूद गजनवी, जिन्होंने अपने आप को कौन सा टाइटल दिया, सुल्तान का टाइटल दिया। ठीक, और हेनरी एलियट के मुताबिक 1000 से लेके 1027 एडी तक मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। ठीक, तो टोटल 17 टाइम्स क्या हुआ, इसने आक्रमण किया भारत पर। ठीक, अब इसके बाद हमें यह देखना है कि महमूद ने जो भारत पर आक्रमण किया इसके पीछे के कारण क्या थे, मतलब इसके पीछे के रीजन क्या था, मतलब इसने क्यों आक्रमण किया, ठीक है, भारत के ऊपर। तो अब हमें इसके बाद देखना है रीजंस फॉर महमूद इन्वेजन। ठीक, तो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था। ठीक, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ठीक, मतलब उस टाइम पर इनके एक इतिहासकार, मतलब एक तरीके से कहा जाए इनके एक दरबारी उतबी, ठीक है, इनके एक दरबारी उतबी हुआ करते थे। तो उतबी ने क्या बताया कि महमूद गजनवी जो थे, ठीक है, ये क्या कर रहे थे, इन्होंने बताया कि भारत पर आक्रमण के पीछे इनका मकसद था जिहाद, और जिहाद का मतलब होता है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक, तो इसके पीछे का मकसद कौन था, उतबी ने क्या बताया कि भारत पर आक्रमण करने का जो मकसद था उनका, वो क्या था, जिहाद, फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम इन इंडिया। ठीक, तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक, अब कुछ ऐसे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो ये भी मानते हैं कि महमूद गजनवी ने इस्लाम का प्रचार तो कम किया लेकिन इस्लाम को बदनाम ज्यादा किया। ठीक, क्योंकि महमूद गजनवी का जो आक्रमण करने का तरीका था, ठीक, या जो इस्लाम धर्म को फैलाने का तरीका था, वो पहले जो अरब और पर्शियन हुआ करते थे उनसे बहुत अलग था। मैंने आपको बताया था कि तुर्क क्या हुआ करते थे, बहुत बर्बर हुआ करते थे। ये क्या करते थे, तलवार की नोक पर धर्म कबूल करवाते थे। ठीक, तो इसने क्या किया, बहुत सारा, तो इसने इस्लाम का वो चेहरा दिखाया जो इस्लाम का एक्चुअल में चेहरा नहीं था। ऐसा कई इतिहासकार बोलते हैं। इसमें एक जो प्रोफेसर रहे हैं, ठीक, उनका नाम था प्रोफेसर हबीब। ठीक, प्रोफेसर कौन थे, हबीब। ठीक, तो ये जो प्रोफेसर हबीब थे, ठीक, इन्होंने क्या बताया कि महमूद जो रहा है, ठीक है, इसने क्या किया, इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार, या एक तरीके से कहा जाए प्रचार प्रसार करने की बजाय इस्लाम धर्म को अपनी बर्बरता पूर्वक के कारण इस्लाम धर्म को बहुत ज्यादा इसने क्षति भी पहुंचाई। ठीक, क्षति पहुंचाना मतलब एक तरीके से कहा जाए
तो इस्लाम धर्म का बहुत ही अलग टाइप का चेहरा जो है वो दिखाया गया, ठीक, जो कि एक्चुअल में इस्लाम धर्म का चेहरा नहीं था, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हबीब। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनमें एक और इतिहासकार थे, ठीक है, जिनका नाम था जफर। एक और हिस्टोरियंस थे जिनका नाम था जफर। उनका यह मानना था कि महमूद गजनवी को इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने से कोई लेना देना नहीं था, इसका एक ही काम था धन संपदा को लूटना, मतलब जो वेल्थ है उसको लूटना। तो इन्होंने ये कारण बताया कि हिंदुस्तान पर आक्रमण महमूद गजनवी ने सिर्फ और सिर्फ धन लूटने के लिए किया गया। चूंकि जो मूर्ति हुआ करती थी मंदिरों में, जो मूर्ति हुआ करती थी मंदिरों में, यहां पर बहुत ज्यादा सोना संपत्ति हुआ करती थी। देखिए, भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता, भारत एक्चुअल में सोने की चिड़िया थी। यहाँ के जो मंदिर हुआ करते थे उसमें अचूक धन था, ठीक, और ये अचूक धन पाने के लिए भी बहुत सारे विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी का मकसद जो था वो इस्लाम फैलाना नहीं था, उसका मकसद था भारत के धन को लूटना, और इसीलिए महमूद ने हिंदू मंदिरों पर आक्रमण किया था। इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए नहीं किया था, वहां की संपदा को लूटने का काम किया था। ये किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन जफर। जफर के मुताबिक इनका जो था प्लंडरिंग इंडियन वेल्थ, ये दूसरा कारण था, धन संपदा को लूटना, भारत की जो संपत्ति है उसको लूटना। ठीक, देखिए, चूंकि गजनी जो एरिया था ना, ठीक, वो उतना ज्यादा पैसे वाला नहीं था, बहुत गरीब थे ये लोग। ठीक, अब जाहिर सी बात है, आप इतने बड़े साम्राज्य के राजा हैं, ठीक, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपना साम्राज्य चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब भाई, आप गजनी के राजा बन तो गए, लेकिन पैसा कहां से लाओगे? तो पैसा के लिए वो कहां आया? भारत आया। इसीलिए आप देखिए, महमूद गजनवी जो था उसने कभी भी भारत में एक इस्लामिक एम्पायर को सेटल करने की सोच कभी नहीं रखी। महमूद गजनवी 17 बार आया, लेकिन उसने कभी भारत में इस्लाम के साम्राज्य का स्थापत्य बनाने का प्रयास नहीं किया। वो हमेशा लूटता था, चला जाता था, हराता था, लूटता था, चला जाता था, फिर आता था, फिर हराता था, फिर लूटता था, फिर चला जाता था। उसने कभी भी कोई स्टेबल एम्पायर भारत में बनाने का प्रयास नहीं किया। जो काम बाद में किसने किया? मोहम्मद गौरी ने किया। जो काम बाद में किसने किया? मोहम्मद गौरी ने किया। महमूद गजनवी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। वो आते थे, भारत को लूटते थे, भारत के मंदिरों को लूटता था और चला जाता था। उसने कभी भी भारत में इस्लाम धर्म को स्थापित करने का नहीं सोचा। तो इसलिए भी बहुत से हिस्टोरियंस इस बात को मानते हैं कि इनका मकसद था भारत की धन संपदा को लूटना। इसके बाद बात करें तो इनका एक और मकसद था हिंदू स्टेट, बाजू में जो हिंदू स्टेट था उसको खत्म करना। देखिए, मैंने आपको बताया गजनी के बगल में पंजाब प्रांत में कौन सी हुआ करती थी? हिंदू शाही डायनेस्टी। और हिंदू शाही डायनेस्टी के साथ गजनी की लड़ाई पहले से चली आ रही थी। आपको याद होगा, सुबुक्तगीन जो महमूद गजनवी के पिताजी थे, उन पर हिंदू शाही राजा जयपाल ने आक्रमण किया था। तो बगल में देखिए, कोई भी जो ताकतवर राजा होता है ना, वो अपने बगल में कभी भी किसी ताकत को पनपने नहीं देता। ठीक, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनके बगल में कोई ताकत पनपे। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो चाइना है वो भारत को क्यों घेर रहा है? रीजन क्या है उसका भारत को घेरने का? क्योंकि वो ये बात जानता है कि हमारे बाद अगर हमको इस क्षेत्र में कोई चुनौती दे सकता है तो वो सिर्फ भारत है, और इसी कारण से वो भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है और भारत को थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है। कारण उसके पीछे यही है कि वो भारत की ताकत को पहचान रहा है। ऐसे ही महमूद गजनवी जब शासक बना तो उसने ये देखा कि भाई, हमारे पड़ोस में कोई हिंदू शाही किंगडम है जिसने बार बार हम पर आक्रमण किया,
तो इसने क्या किया, महमूद गजनवी ने क्या किया, एग्रेसिव पॉलिसी अपना करके उन पर पहले आक्रमण कर दिया। ठीक, तो महमूद गजनवी ने जो किया था वो हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया था। ठीक, और इसमें इसने जो सबसे पहला अपना जो बात करें तो 1000 एडी में आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। कहां पर, हिंदू शाही राज्य में। उस टाइम पे राजा कौन था, जयपाल। ठीक, तो 1000 ईस्वी पूर्व में महमूद ने जयपाल जो कि हिंदू शाही राज्य के खिलाफ आक्रमण कर दिया। ठीक, इसमें क्या किया था, ये जो जयपाल थे इनको और इनके बेटे और इनके पुत्रा पुत्री सबको बंदी बना लिया गया था। किसके द्वारा, महमूद गजनवी के द्वारा। तो महमूद गजनवी का ये एक प्लान ये भी था कि भाई बगल में कोई ऐसा राज्य ताकतवर ना आ जाए। ठीक, चौथा रीजन अगर हम बात करें तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये भारत से हाथी चाहता था। देखिए, ये जिस एरिया के थे वहां पर हाथी नहीं मिलते थे, वहां पर क्या मिलते थे, घोड़े मिलते थे। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी अरब या तुर्क भारत पर आए हैं इनके घुड़सवार बहुत अच्छे थे। मतलब ये घोड़ों पर लड़ाई बहुत अच्छे से करना जानते थे, क्योंकि इनके जो क्षेत्र था वहां पर क्या मिलते थे, घोड़े मिलते थे। इसीलिए आप देखिए जब बाद में जब अच्छी नस्ल के घोड़े मंगाए जाते थे तो सब अरब से मंगाए जाते थे। कारण क्या था, वहां पर घोड़ों की नस्ल सबसे अच्छी थी। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इनको भारत से हाथी चाहिए था। ठीक, और इसमें जो इतिहासकार हैं जिन्होंने ये हाथी वाला कंसेप्ट दिया इनका नाम है डॉक्टर ए वी पांडे। डॉक्टर ए वी पांडे, इन्होंने बताया कि भाई भारत में हाथी बहुत थे और महमूद गजनवी को आक्रमण करने के पीछे क्या था, वो यहां से हाथी चाहता था। ठीक, ताकि अपने शत्रुओं की सेनाओं पर वो आक्रमण हाथियों की मदद से कर सके। ठीक, तो हाथी वाला कंसेप्ट किसने दिया था, डॉक्टर ए वी पांडे ने। ठीक, पांचवा रीजन जो था वो था एम्बिशन फॉर सक्सेस। देखिए, युद्ध, यश की लालसा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। देखिए, कई लोग इसलिए भी अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उनको यश चाहिए होता है। उनको मतलब ये चाहिए होता है कि ये एक महत्वाकांक्षी, ठीक, कि मतलब मुझसे ताकतवर कोई नहीं हो, ये एम्बिशन होता है लोगों का। ठीक, जैसे आपके देखें अलेक्जेंडर का था, पूरे विश्व को जीतना। ठीक, तो वो क्या था, उसका एम्बिशन था। ठीक, तो ये जो लालसा होती है ना यश की, ये लालसा के लिए भी कई बार आक्रमण किए जाते हैं। तो कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं चूंकि महमूद एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। ठीक, तो जितने भी सभी महत्वाकांक्षी शासक के भांति ये भी राज्य का विस्तार करना चाहता था, अपने राज्य का क्या करना चाहता था, विस्तार करना चाहता था, और ये भी यश का भूखा था। ठीक, अगर हम बात करें तो ये किसका भूखा था, यश का भूखा था। तो ही इज वेरी एम्बिशियन फॉर सक्सेस। क्लियर, तो महमूद गजनवी का जो आक्रमण था उसमें वो सक्सेस को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मानता था। और जो आखिरी रीजन था वो था भैया खलीफा का आदेश। खलीफा का आदेश तो था ही। ठीक, भाई खलीफा ने उसको आदेश दिया था कि भाई तुम्हें हर साल भारत पर क्या करना है, आक्रमण करना। ठीक, तो जो खलीफा थे, ठीक है, उनका आदेश था, ठीक है, कि भाई तुम्हें प्रति वर्ष क्या करना है, भारत पर आक्रमण करना। ठीक, तो ये सारे महमूद के गजनवी के रीजंस थे कि किसने क्यों भारत पर आक्रमण किया। तो अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो इससे एक चीज समझ में आती है कि इस्लाम धर्म को फैलाना तो साथ साथ था ही, लेकिन जो प्रमुख उद्देश्य था महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करना वो था सिर्फ धन संपदा को लूटना। ठीक, तो आपको याद रखना होगा महमूद गजनवी का पहला जो एम्बिशन था वो था धन संपदा को लूटना, और खलीफा का आर्डर तो था। ठीक, अब जब महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण कर दिया, ठीक, अब आपको वो आक्रमण इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ ऐप लिस्टिंग है, ठीक है, मैं लिस्टिंग प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। वैसे उसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम देखेंगे कि इसके पीछे के प्रभाव क्या हुए। ठीक, मतलब कि उसका इफेक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट क्या पड़ा महमूद इन्वेजन का। तो सबसे पहला इंपैक्ट ये पड़ा कि भाई पंजाब इन्होंने जीत लिया, हिंदू शाही राजवंश को खत्म कर दिया,
और जो फ्रंटियर स्टेट थे वो सबको किस में मिला लिया, गजनी एम्पायर में। सबसे पहले तो इन्होंने ये काम किया। इसके अलावा बात करें तो बहुत सारे हिंदू के जो राजाओं की पावर थी, ठीक, उसको क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था एक तरीके से। भाई महमूद गजनवी जब आक्रमण करता था ना तो वो बहुत बर्बर तरीके से आक्रमण करता था, ठीक। तो वो एक तरीके से क्या हुआ, भारत के जो राजा थे उनको क्या कर दिया, एक तरीके से उनका बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर दिया था। इसके बाद बात करें तो इसमें धन का और लोगों का बहुत नुकसान हुआ। देखिए हर बार महमूद गजनवी जब जब आता था तब तब धन को लूट के जाता था, तो धनों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। इसके बाद जब युद्ध हुआ करता था तो उसमें लोग भी मरते थे, तो लोग भी मरे और धनों का भी क्या हुआ, नुकसान हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस्लाम धर्म का भी फैलाव हुआ। अब जाहिर सी बात है, जो इस्लामिक एम्पायर है, गजनी एम्पायर, जब वो धीरे धीरे फैलेगा तो वहां पर भी क्या करेगा, वो इस्लाम को क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा, ठीक। तो इस्लाम धर्म भी बहुत ज्यादा इनके समय में फैला, ठीक। इसके अलावा बात करें तो इंडियन आर्ट, ठीक है, भारत के जो कला है, ठीक है, उसको खत्म करने का काम भी इन्होंने किया, ठीक। क्योंकि अब उनका जो आर्ट एंड कल्चर है वो, उसका इफेक्ट अब कहाँ आएगा, भारत में आएगा, ठीक। तो एक तरीके से इंडियन आर्ट एंड कल्चर को भी क्या किया इन्होंने, डिस्ट्रक्शंस किया, ठीक। और इसके अलावा इन्होंने एक परमानेंट तुर्किश स्टेट को बनाने की एक जमीन तय कर दी। देखिए महमूद गजनवी अगर आक्रमण करके भारत के राजाओं को कमजोर नहीं करता तो मोहम्मद गौरी कभी भी भारत के राजाओं को नहीं हरा सकता। मोहम्मद गौरी के लिए पृष्ठभूमि तैयार किसने करी, महमूद गजनवी। भाई मोहम्मद गौरी ने ही सबसे पहला मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया भारत में, सेटल्ड। महमूद गजनवी ने तो कभी नहीं किया। महमूद गजनवी तो आया, लूटा, चला गया। लेकिन जो उसने वो काम कर दिया ना, उसने नींव रख दी इसकी, महमूद गौरी आए और भारत पर राज करे, क्योंकि भारत के राजाओं की पावर को कमजोर कर दिया गया, ठीक। तो इसने क्या किया, एक परमानेंट तुर्किश स्टेट के लिए एक जमीन बना दी। क्लियर हुआ। और इसी जमीन का फायदा बाद में किसने उठाया, मोहम्मद गौरी ने। और मोहम्मद गौरी ने फिर क्या किया, आक्रमण करके, ठीक, पृथ्वीराज चौहान को हराया, जयचंद को हराया, और फिर धीरे से उसने क्या किया, इस्लामिक एम्पायर की स्थापना करी, कहां, भारत में। तो क्लियर हुआ आपको, महमूद गजनवी का समझ में आया, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक। और मोहम्मद गौरी के बाद से हम कहां एंटर कर जाएंगे, दिल्ली सल्तनत में, ठीक। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।